ठीक है, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। चलिए, तो अपन करते हैं वेव फ्रंट फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइसेस। ओके, देखो पहला करते हैं कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए बताइए कैसा इस वेव फ्रंट बनेगा। पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये आ रहा है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है यहाँ पे वो क्या है? प्लेन है ना? इंसिडेंट फ्रंट सर यही होगा आपका ना? फिर वॉइस बार बार क्रैक कर रहा है। पता नहीं आज का क्या इशू है, आज तो ऐसे ही ये हो गया था ना, पूरा गूगल ही क्रैश कर गया था एक आध 2 घंटा के लिए। सर आप एक बार ऐसा कर सकते हैं, आप थोड़ा देर के लिए अपना आपका कैमरा ऑफ कर दीजिए और आपके जो गूगल में जितना भी सारा एक्स्ट्रा टैब्स खुला है उसको बंद कर दीजिए, तो उससे नेट का कंजम्पशन कम हो जाएगा। कोई टैब नहीं खुला, अभी तो सारा बंद कर दिया। देखो अभी मैंने वीडियो ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलिए, तो अब देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कैसा बनेगा? तो ये कनकेव मिरर है तो कन्वर्ज करेगा ना रेज को, तो ये कन्वर्ज करके यहाँ पे लेके आया। कोई बताएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन जो वेव फ्रंट बनने वाला है उसका शेप कैसा होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल हो जाएगा, करेक्ट। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा क्योंकि वेव फ्रंट जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द लाइट होता है, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। उसको बस कंसीडर कर लीजिए ना, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि ये मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो स्फेरिकल होगा तभी परपेंडिकुलर है, प्लेनर होगा तो परपेंडिकुलर हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, आप लोग संग संग बनाते चलिएगा। ओके ओके, ये है तुम्हारा स्फेरिकल स्फेरिकल वेव फ्रंट। चलिए, सेकंड नंबर आते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कन्वेक्स मिरर में बताइए कैसा वेव फ्रंट बनना चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन? अभी भी इंसिडेंट जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर ही है। रोशनी आप बताइए, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, उसका शेप? आवाज जा रही है क्या मेरी? हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो बताइए, आप ही बता दीजिए फिर क्या होगा। सर ये भी स्फेरिकल ही होगा। स्फेरिकल होगा, करेक्ट, बिल्कुल सर एक स्फेरिकल बार होगा। थोड़ा ऊपर दिखाइए। हाँ ठीक है, ऊपर दिखाते हैं, पहले ये समझ लो। प्लेन वेव फ्रंट है ना, ये देखो मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो, ये जो रेज अपीयर्स टू मीट यहाँ पे होगा, एंड ये जो वेव फ्रंट बनने वाला है दैट विल बी स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि हमेशा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। स्फेरिकल वेव फ्रंट देख लीजिए ऊपर वाला। डन। वीडियो नहीं दिखता ना तो मजे नहीं आता है, पता नहीं चलता। हाँ सर। ठीक है।
चलिए थर्ड नंबर आते हैं प्लेन मिरर के लिए। तो प्लेन मिरर के लिए प्लेन वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? ये तो फटाफट जवाब देना चाहिए, आप लोग तो दे नहीं रहे हो। स्फेरिकल। स्फेरिकल, पूरा ही इनकरेक्ट बता दिया। सर प्लेन मिरर के लिए तो प्लेन ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ करेगा ना। ये हुआ तुम्हारा। सर अगर हम कोई इंसिडेंट रे किसी एंगल से फेंके और एक ही रे फेंके तो उसका स्फेरिकल ही आएगा। तो वेव फ्रंट बनाओगे कैसे फिर आप? एक ही रे से वेव फ्रंट कैसे बन जाएगा? पहले ही वेव फ्रंट का तो मैंने बता दिया है कि ऑल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम क्या होता है, मस्ट बी वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो आप अगर एक ही पार्टिकल को वाइब्रेट करा रहे हो तो कहाँ से आपका वेव फ्रंट बना दोगे? हवा में बना दोगे वेव फ्रंट? सर वो बोला एंगल में अगर किया तो उसने एक ही रे बोला तो। नहीं सर, वो बोला कि अगर हम लोग एंगल पे करें तो क्या होगा। तो एंगल पे आप सपोज करोगे तो फिर देख लेते हैं। मान लो एंगल पे आप करते हो तो यहाँ पे फिर स्फेरिकली बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट भी आपका, देखिए रेज अपीयर्स टू मीट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करोगे तो ऐसा वेव फ्रंट बनेगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, यही हो ना? हाँ सर। बस ध्यान में हाँ ये सर। रखना है कि वेव फ्रंट जो आप बनाने वाले हो दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रेस। जो भी लाइट रे है वहां से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं पैरेलल रेस के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, जो भी पैरेलल रेस के रिस्पेक्ट में जो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर जो भी उनका बिहेवियर होगा, उनका इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए। बाकी तो कंसेप्ट के हिसाब से जैसा आएगा आपको वर्क करना होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका, ठीक है सर। हाँ ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और उधर में भी रिफ्लेक्टेड ये वो लिख दीजिएगा, मतलब समझ गया ना? इतना तो समझदार हो आप लोग। चौथा नंबर आइए। प्रीवियस वाला लिख लिया है ना सारे लोगों ने? हाँ सर। चलिए आइए कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस में कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? प्लेन वेव फ्रंट का रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा बनना चाहिए? लाइट को फोकस पे स्फेरिकल। स्फेरिकल, बिल्कुल करेक्ट है। ये प्लेन वेव फ्रंट रहेगा एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, है ना? आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा मत बना दीजिएगा बोलोगे ये भी तो होना चाहिए। नहीं, आप सपोज करो ना कि ये वाला जो है पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पे लाइट रे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो फिर वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा बनना चाहिए। समझ में आई बात? प्लेन वेव फ्रंट ये है तुम्हारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। पांचवा नंबर, कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, इसमें कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल ही तो है। बिल्कुल स्फेरिकल ही बनेगा। है डाइवर्जिंग लेंस है तो रे को डाइवर्ज करेगा। प्लेन वेव फ्रंट हो गया ये आपका है।
स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे अपीयर्स टू मीट होगा, ये अपीयर्स टू मीट यहाँ कहीं होगा, तो इसको अपना सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करके बना दीजिएगा। समझ में आई बात? नोट डाउन करो फटाफट, ये वाला हो जाए तो बता दीजिए। हो गया सर। चलिए डन। ठीक है, डन। ठीक है। हाँ सर हो गया। सर वो स्क्रीन चला गया। Next. ठीक, 5 नंबर हो गया ना। 6ठा नंबर आइए ग्लास स्लैब के लिए। ग्लास स्लैब में बताओ, प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर कैसा होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन? सर वो आप तो एकदम 90 डिग्री पे कर रहे हैं। 90 डिग्री? हाँ बोलो 90 डिग्री, ये प्लेन वेव फ्रंट ही है। सर प्लेन ही होगा ना? प्लेन ही होगा, करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड तो तुम्हारा वो क्या है, मीडियम सेम है ना, तो मीडियम सेम है तो लाइट रे तो फिर जो जैसा आया वैसे ही चला जाएगा ना अपना। सर हाँ। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी तुम्हारा प्लेन ही होगा, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। लिटरली फटाफट लिखिए। नेक्स्ट है प्रिज्म में आइए। हाँ प्रिज्म में बताइए कैसा होना चाहिए प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर? प्लेन ही तो होगा। करेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो बिहेवियर होने वाला है, प्लेन ही बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो यही था, हम लोग देख लिए, और भी अब डिफरेंट टाइप के आएंगे तो वो आप लोग करिएगा। हो गया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? रोशनी आप बताइए। आप क्लास में हो? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इतना तो भर भर के क्वेश्चन कराया है इस पे, ये तो बताना चाहिए ना आप लोग को। सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर जो नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट पॉइंट ऑफ नॉर्मल। रिफ्लेक्शन एक प्लेन में होगा। ठीक, तो उसी का प्रूफ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। लाइट रे ऐसे आ रहा है,
स्पीड ऑफ लाइट v है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है राइट, तो स्पीड ऑफ लाइट v है। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एट t इक्वल टू 0 पे लाइट रे यहाँ पे था, एंड एट t इक्वल टू t पे लाइट रे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एकदम मस्त वाला वेव फ्रंट हम लोग का बनेगा। इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट अपन बोल सकते हैं, है ना। नाम इसको दे दो ए बी। ए बी तुम्हारा क्या है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ जो वेव फ्रंट बनाएगा एट टाइम टी इक्वल टू सम टाइम पे, इसका दे द नाम सी डी। सी डी क्या हो गया तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, चलिए दोनों जगह पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा n1 ले लो, ये n डैश ले लो, ये एंगल I है, तो क्या ये वाला एंगल भी I होगा? होगा? यस सर। ये वाला एंगल 90 माइनस आई लिख सकते हो, 90 माइनस आई। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई। नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल परपेंडिकुलर ही रहेगा वो। अब 90 माइनस आई कैसे, देखो उसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 90 माइनस आई, तो वो घट बढ़ के कितना आ जाएगा, आई ही आ जाएगा ना, देख लीजिए, यस है ना। ये देखो 90 है, टोटल 90 डिग्री है, तो 90 में से 90 माइनस आई को घटाओ तो वो तो आई ही बनने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्या है, आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल फिर से अपन का आर हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई डाउट है? अब देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल आपका आई है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। चलिए बी से सी में रे जो जाएगा वो कितना है, टी टाइम में ही जा रहा है बी से सी में रे, एंड ए से डी में भी रे टी टाइम में ही जा रहा है। टाइम मस्ट भी सेम होना चाहिए, तभी तो आपका फेज सेम होगा, तभी तो वेव फ्रंट बनने के लिए तो फेज सेम होना चाहिए ना। तो ए से डी में लाइट जाने में जितना टाइम लगाएगा बी से सी जाने में उतना ही टाइम लगाएगा। ठीक है, तो बी से सी जाने में कितना टाइम लगा रहा है, वेलोसिटी अपन रे का वेलोसिटी क्या है, बी पता है आपको, ये कितना टाइम लेगा, v इंटू टी। सिमिलरली अदर ट्रायंगल में देखिए, लाइट रे ए से
डी ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा, v इंटू टी। ठीक है, ये वाला एंगल आपका r है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंड ये सी डी ए। तो इसमें देखिए AC तो बराबर हो गया, AC में तो कोई चेंजिंग नहीं है, और ये वाला 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, एंड BC वाला साइड भी तुम्हारा क्या है, बराबर। तो दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा कि नहीं होगा। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। यस सर। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेमी ट्रायंगल हो गया, है ना। एंगल, तो फर्स्ट लॉ यही पे था तुम्हारा, एंड सेकंड लॉ तुम्हारा क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in same plane at point of incident। नोट डाउन कर लीजिए। डन। ठीक है, सडन। तो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए फटाफट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई नहीं, ऐसा क्या सब भूल गए क्या। ये अभी तो जस्ट खत्म हुआ है, सर पता है। बता दीजिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। सर sin I n1 sin I is equal to n2 sin R। ठीक है, ये देखिए इधर मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट तुम्हारा क्या है, v1 है। मीडियम 2 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है v2 है। ठीक है, तो लाइट रे अगर मान लेते हैं नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है, एंड ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, सपोज कर लिया। तो लाइट रे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा। यहाँ भी देखिए टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा अपना। चलिए
तो ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, है ना, एंड ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया सी डी, है ना। ए बी हो गया तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है एंड ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, आर होगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये तो 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर से आई हो जाएगा। सिमिलर वे में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, नाइन्टी माइनस आर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर होगा। क्या कोई डाउट है इसमें, देख लीजिए। क्या सारे एंगल समझ में आए हैं, सारे एंगल समझ में आए हैं, देख लो। चलिए, तो ट्रायंगल ए बी डी में देखो, ये 90 डिग्री है, ये एंगल आई है। लाइट V से D जाने में कितना टाइम लेगा, V1 इंटू टी, है ना। टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है लाइट रे, एंड टाइम t इक्वल टू टी पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो V1 इंटू टी हो गया, तो आप साइन आई की वैल्यू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस V1 अपॉन टी डिवाइडेड बाई ए बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए से डी। सिमिलरली आप अदर ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए डी सी में जो आप लिखोगे, ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल बना है ये एंगल आर है और ये आपका 90 डिग्री है, ये ए है, बी है, एंड ए से सी जाने में V2 इंटू टी टाइम लिया है। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन आर इज इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। इसको आप फर्स्ट ले लो एंड इसको सेकंड ले लो, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, V1 डिवाइडेड बाई V2। क्या ये बात समझ में आई है। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 ये तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट इसीलिए हो गया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट होता है सेम मीडियम में। अगर मीडियम सेम है तो वो उसकी लाइट का जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, तो V1 अपॉन V2 भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, क्या होती है कांस्टेंट की वैल्यू, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं हम लोग। बताइए, कांस्टेंट का वैल्यू तो सिखा रखा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्म में। म्यू हाँ, साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी μ2 अपॉन μ1, है ना, इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। सर प्रीवियस पेज एक बार दिखाइएगा। हाँ, सर थोड़ा नीचे। नीचे
ठीक है, सारे लोग का हो गया। हाँ सर। यस। अब थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑफ वेव हम लोग लेते हैं, है ना, क्योंकि इंटरफेरेंस जब हम कराएंगे तो उसमें यूज उसका होने वाला है। तो खैर ये 11th का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप लोग को बताएंगे, है ना। तो 11th में कितना आप लोग पढ़ते हो बहुत भले भांति पता है मेरे को। बेसिक नॉलेज ऑफ वेव आपको दे दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ वेव, है ना। देखो वेव जो होता है, इक्वेशन ऑफ वेव जो होता है वो फंक्शन होता है टाइम का एंड डिस्टेंस का, दोनों का एक साथ वो फंक्शन होने वाला है, तभी वो वेव है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वो मूव तो करेगा ही मारे करेगा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में भी उसका पार्टिकल में मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में जब मूव करता है वही तुम्हारा वेव हुआ, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ वेव हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेव ही देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव, है ना। तो वेव जो है y जो होता है दैट इज फंक्शन ऑफ x होता है, एंड दिस y इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। y क्या है, y इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इधर y हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट एंड x हुआ जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रहा है। मान लीजिए x1 है, लिख लेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या होगा आपका, लिख लो ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड में फिर जाएंगे। डन। एक सेकंड। सर डन। डन। ठीक। तो देखो इसका इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इक्वेशन ऑफ वेव, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस k इंटू एक्स, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे हो गया तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k हो गया वेव नंबर, एंड y तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो गया, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी k हो गया आपका
वेव नंबर, है ना, ये तुम्हारा हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हो गया, y हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव बेसिकली होता है ओमेगा बाई के। ये सब कुछ फॉर्मूला आप याद रखिए, यूज होगा। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf, है ना, ये तो आपको पता होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, ठीक है। एंड के का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 2π/λ। के तुम्हारा वेव नंबर हो गया, है ना, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। तो वेलोसिटी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के, ऊपर वाला फॉर्मूला में पुट करिए यहाँ से, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा। लैम्डा हो गया तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। लिख लीजिए। इसे थोड़ा ऊपर दिखाइए। हाँ सर, हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे से मिलता है तो रिजल्टेंट वेव कैसा बनता है, ठीक है। जैसे दो वेव है, एक वेव है, दो वेव है, दोनों का इक्वेशन अपना अपना है, दोनों कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो मीट करने के बाद एक नया वेव फॉर्म करेगा, रिजल्टेंट वेव। तो उस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा, उस रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन है हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड आउट करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, वेक्टर सम ऑफ दोनों वेव का जो इक्वेशन है उसी का वेक्टर सम होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वेव जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मिलता है तो इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ वेव में देखेंगे। तो पहले हम लोग देख ले रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन ऑफ वेव, that is the resultant displacement of a wave at any instant is the vector sum of the displacement due to individual wave। समझ में बात, दैट इज मान लो y1 वेव है जिसका इक्वेशन है a1 शाइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। एंड दूसरा वेव है जिसका इक्वेशन है a2 शाइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। तो
दोनों वेव जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मीट कर रहा है तो वहां से रिजल्टेंट वेव कैसा बनेगा? पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब सपोज करो ना, मान लो ये वेव मस्त आ रहा है इधर से y1 वाला, ये इधर मस्त आ रहा है इधर से y2 वाला, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में मिला। अब यहाँ से एक तो रिजल्टेंट वेव बना, ये वाई आर रिजल्टेंट वेव बना। तो इस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या होगा? इस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन कुछ नहीं, बस वेक्टर सम करना होता है। आगे इसका और भी बढ़िया से मेथड बताएंगे। ए आर साइन या फिर नहीं y1 प्लस y2 कर दो सिर्फ, बाद में इसका और डिटेल में बताएंगे। नॉर्मल वेक्टर सम होता है कुछ, ठीक है, नोट डाउन करो ये। तो डन। Done. ठीक है, नेक्स्ट आइए कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? बताइए कोहेरेंट सोर्सेस। सर मोस्ट प्रोबेबली फ्रीक्वेंसी सेम होता है फ्रीक्वेंसी लाइट का। से लाइट का जो ओमेगा होता है वो सेम हो जाता है, मतलब वेव का। ठीक है, ओमेगा सेम होता है। ओमेगा क्यों सेम होता है? ओमेगा क्यों सेम होता है? सर मोस्ट प्रोबेबली सेम नंबर ऑफ वेव फ्रंट निकलता है दो सोर्स से, सो ये याद नहीं भूल गया। सेम सर नंबर क्लास ऑफ कितना देर और चलेगा? क्लास चलेगा, क्लास चलेगा इसलिए चलेगा क्योंकि आप लोग टाइम से नहीं आते हो और टाइम से जाने खोजते हो। तो टाइम से आइएगा, टाइम से छोड़ देंगे, बे टाइम से आइएगा, बे टाइम से छोड़ेंगे। चलिए, कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। नहीं, आपने जो बोला है वो तो एक एक दो पॉइंट करेक्ट है कि हाँ उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होने वाला, बाकी वो वेवफ्रंट वगैरह हिसाब से ही नहीं है। ठीक है, देखिए कोहेरेंट सोर्सेज का सिंपल डेफिनेशन ये बोलता है कि वैसा सोर्सेस जिनसे जो लाइट रे निकल रहा है, मान लो दो सोर्स है, दोनों सोर्स से अपना लाइट रे निकला, ठीक है, एंड दोनों लाइट रे का जो अपना अपना फेज है, तो उन लाइट रे के बीच का जो फेज डिफरेंस हो दैट मस्ट बी कांस्टेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, या फिर और टाइम इंडिपेंडेंट। सिंपल से डेफिनेशन, या फिर जीरो फेज डिफरेंस भी बोल सकते हो। जीरो मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, दोनों लाइट रे का जो फेज डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेस हो गया द sources which have zero phase difference और constant phase difference, constant phase difference, ठीक है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आप सोच रहे होगे सर ये फेज क्या बता दिया? तो फेज मतलब ये है फेज, ये है फेज। खैर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था यही है फेज। तो दोनों का फेज डिफरेंस जीरो हो जाए या फिर कांस्टेंट हो जाए। कुछ कुछ एग्जांपल इसमें कराते हैं आपको, चीजें पूरा समझ में आ जाएगा। दो तीन एग्जांपल एकदम लेंगे, मस्त एकदम देखेंगे को सोर्सेज कोहेरेंट है कि नहीं। जैसे एक सोर्स है, वहां से y1 लाइट निकल रहा है, उसमें जो लाइट का इक्वेशन है a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है। दूसरा सोर्स है, दोनों से लाइट रे निकल रहा है,
ये है तुम्हारा A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बताइए ये दोनों सोर्सेस से जो ये लाइट रे निकला है, तो ये दोनों सोर्सेस को क्या हम लोग कोहेरेंट बोल सकते हैं? यस सर। क्यों क्यों बोल सकते हैं? सर दोनों का फेज डिफरेंस तो 0 है, करेक्ट, फेज डिफरेंस 0 है। दोनों बढ़िया। सेम फेज में। हाँ, तो अगर फाई 1 का वैल्यू देखोगे तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड फाई 2 की वैल्यू देखोगे दैट इज ऑल्सो ओमेगा 2 माइनस के एक्स। दोनों का फेज डिफरेंस अगर देखा जाए तो दैट इज 0। 0 क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे लाइट रे क्या है? कोहेरेंट है। कोहेरेंट मतलब दोनों सोर्सेस से जो लाइट आ रहा है दैट S1 है, ये S2 है। इधर से Y1 आया, इधर से Y2 आया, तो S1 एंड S2 क्या है? S1 एंड S2 कोहेरेंट। कोहेरेंट नोट डाउन करिए इसको, नेक्स्ट पेपर में मूव करेंगे। तो डन। ठीक है। सर डन। ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, एग्जाम्पल दूसरा नंबर। इसको फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, क्या एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लीजिए, एग्जाम्पल सेकंड आ जाते हैं। y1 का वैल्यू अगर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, एंड y2 का जो हो a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई 1, फाई ले लो। तो क्या ये जो दोनों वेव है, जो दोनों सोर्सेस से निकल रहा है, कोहेरेंट सोर्सेस है या नहीं है? हाँ सर, कांस्टेंट है तो फेज डिफरेंस। कांस्टेंट है, करेक्ट है। फाई 2 का वैल्यू देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो फाई 1 माइनस फाई 2 अगर आप लिखोगे दैट इज इक्वल टू फाइव। फाइव क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो S1 एंड S2 क्या है? कोहेरेंट। ठीक है। थर्ड एग्जांपल आते हैं। मान लीजिए y1 इज a1 साइन ओमेगा टी ओमेगा 1t माइनस के इंटू एक्स है, एंड y2 की जो वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स है। तो क्या ये दोनों लाइट कोहेरेंट है? नहीं सर, नहीं। सर दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग फेज है, तो अलग हो फ्रीक्वेंसी जाएगा। अलग होने से क्या मतलब है? सर फ्रीक्वेंसी मतलब अलग, ओमेगा का वैल्यू अलग है तो मतलब फंक्शन ऑफ टी अभी भी रहेगा, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि टाइम डिपेंडेंट कर गया ना फाई की वैल्यू। जैसे डेल्टा फाई सर वही आप तो बोला। लिखोगे, हाँ फाई 1 माइनस फाई 2 लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू टी माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, है ना? तो जो डेल्टा फाई हो गया टाइम डिपेंडेंट हो गया ना, टाइम डिपेंडेंट। इसको तो टाइम इंडिपेंडेंट बनना था और टाइम डिपेंडेंट हो गया, इसलिए S1 एंड S2 क्या है? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट, ये कोहेरेंट नहीं है। ठीक है। तो लाइट देखिए तभी कोहेरेंट होता है जब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 होता है। खैर इसके बारे में और भी बाद में डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो कोहेरेंट अगर होना है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, F1 एंड F2 फ्रीक्वेंसी भी मस्ट बी सेम होना चाहिए। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? 2 पाई f है। ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए फोर कोहेरेंट
सोर्सेस के लिए ω1 इज इक्वल टू ω2 एंड F1 इज इक्वल टू F2। तो वो क्या लिखे टाइम? टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम अब सर डिपेंडेंट। वो फोर कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ω1 इज इक्वल टू ω2 होगा एंड F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 होना चाहिए। एज तुम्हारा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो वहां से निकल आएगा। तो यहाँ से लाइट आपका कोहेरेंट हो जाएगा। डन। ठीक है, तो देखो सोर्सेस अगर कोहेरेंट है, इसी स्टार मार्क वाले पॉइंट में सोर्सेस अगर कोहेरेंट है तो ω1 इज इक्वल टू ω2 होना चाहिए, दैट इज ओमेगा सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा अगर सेम है, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो फिर ऊपर वाला जो रिलेशन कराया है, देखिए यहाँ पे जो रिलेशन आपको किधर कराया है, यहाँ से रिलेशन जो कराया है, अगर ओमेगा सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। एंड फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो वेव नंबर भी सेम होना चाहिए, के की वैल्यू सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट तो सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है ना, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा तो वेव नंबर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी सेम, वेव नंबर भी सेम, और वेव नंबर सेम है तो लैम्डा भी सेम होना चाहिए, सारे चीज सेम होना चाहिए। अगर दो सोर्सेस कोहेरेंट है तो उनसे जो लाइट निकल रहा है, उन सारे लाइट का ओमेगा सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वेव नंबर सेम होना चाहिए, लैम्डा सेम होना चाहिए, हर चीज सेम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, फोर कोहेरेंट सोर्सेस, नोट डाउन करके लिख लीजिए, फोर कोहेरेंट सोर्सेस। फर्स्ट वन, ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड वन, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम, एज लाइट ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो ओमेगा सेम हो गया तो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से वेव नंबर भी सेम हो गया, के भी सेम हो गया, के सेम हो गया, फिर लैम्डा की भी वैल्यू भी सेम हो गया। ठीक है, तो सारे सेम होना चाहिए लाइट रे अगर कोहेरेंट है तो। ठीक है, लिख लीजिए। सर डन। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आप लोग थोड़ा टाइम से आने की कोशिश करें। बताइए, मैं सोचता हूँ कि 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग 10 मिनट लेट से आते हो। और फोकट वाला ऐप में ऐसे ही लेट हो जाता है, कभी ना कभी हर क्लास में तो फंस ही जाता है। चलो ठीक है फिर आज के लिए, है ना? थैंक यू सर।